क्वेश्चन था N2SO2 K2O और LiF आयनिक कैरेक्टर का, है ना, वो भी कुछ लोगों ने पूछा इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूं। उसमें जब भी आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर का क्वेश्चन है, हमेशा पहले आप क्या देखोगे, मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल नॉन मेटल। तो N2 नॉन मेटल का बॉन्ड है मतलब कोवलेंट होगा, SO2 भी नॉन मेटल का बॉन्ड है मतलब कोवलेंट होगा, LiF मेटल नॉन मेटल है आयनिक है, और K2O भी मेटल नॉन मेटल है आयनिक है। तो LiF और K2O मोर आयनिक और N2 और SO2 लेस आयनिक। पहले तो ये बन गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जो N2 है, पहले N2 और SO2 का ऑर्डर बना ले। तो N2 में नाइट्रोजन में डेल्टा IN कुछ भी नहीं है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है नहीं, स्मिथ इक्वेशन याद करिए, तो डेल्टा IN 0 है। SO2 में थोड़ा बहुत डेल्टा IN आएगा। LiF और K2O इनमें भी आप डेल्टा IN हैनी स्मिथ इक्वेशन लगा लें, या फिर आप इवन पोलराइजेशन से कर लें तो भी आंसर आ जाएगा उसमें। फिर इसके अलावा एक शायद वो लीस्ट पोलराइजेबल गैस का एक आया था, तो ये तो सॉल्युबिलिटी में बताया था आपको कि डाउन द ग्रुप जाने पर वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ना। तो उसमें बोला है लीस्ट पोलराइजेबल मतलब पोलराइजेबिलिटी की बात कर रहा है। और पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, छोटे साइज पे। छोटा साइज होगा तो लेस पोलराइजेबल होगा, बड़ा साइज होगा तो मोर पोलराइजेबल, मतलब एनायन के हिसाब से सोचना है आपको, है ना। कौन सा बेटा, हाँ फजांस रूल के हिसाब से होगा। चले लास्ट में कहां तक डिस्कशन हो गया था, क्वेश्चन लिखवाए थे क्या, कुछ क्वेश्चन नहीं लिखाए थे, क्वेश्चन बाकी थे, रिप्रेजेंटेशन हो गया था। चले 2-3 क्वेश्चन उस पर बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए फटाफट। लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसके क्वेश्चंस। प्लेटिनम वाला क्वेश्चन दे दिया था आपको सॉल्व करने के लिए ना, हाँ ठीक है। चले क्वेश्चन लिखेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शोज मैक्सिमम कंडक्टिविटी, which of the following complex shows maximum conductivity in aqueous solution, which of the following complex shows maximum conductivity in aqueous solution। पहला ऑप्शन लिखे PtCl4.6H2O, PtCl4.6H2O। सेकेंड लिखे PtCl4.5H2O, अगला लिखे .4H2O, और अगला लिखे .3H2O। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा आयंस इसी में बनेंगे और इसीलिए उसकी जो कंडक्टिविटी होगी सबसे ज्यादा हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन लिखें इसके बाद, when one mole of compound X is reacted with excess AgNO3 solution, when 1 mole of compound X is reacted with excess AgNO3 solution, then it produces 2 moles of white AgCl precipitate, 2 moles of white AgCl precipitate। Identify X, है ना। ऊपर वाले ही चारों ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपको 2 क्लोरीन बाहर रखने और 2 क्लोरीन बाहर किस में रहेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन में। PtCl4.4H2O जो है वहां पर 4 पहले तो नॉर्मल अंदर जाएंगे, साथ ही 2 जहरीले अंदर रहेंगे, तो PtH2O4Cl2 और बाहर 2 Cl2 आएंगे, और वो 2 बाहर जो Cl2 है वही AgNO3 के साथ क्या बनाएंगे बेटा, 2 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट देंगे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड, है ना। ऊपर वाले ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए ये तो बात हो गई बेटे यहाँ पर सॉल्युबिलिटी वगैरह के बारे में, या कहाँ प्रेसिपिटेट बन रहा था, कंडक्टिविटी की क्या है। अब स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। हेडिंग ला लिएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आज 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे बेसिकली, एक IUPAC नॉमेनक्लेचर और एक EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन होंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है इसका सिंपल सा टॉपिक है, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इसका मेनली जो क्वेश्चन आता था वो 12th बोर्ड में अगर आपने दिया होगा तो लास्ट में और में क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, जो उसमें आया जाता है। लेकिन हाँ NCERT का पार्ट है,
बाई चांस कभी आ जाए, इसलिए पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए रूल्स बोल दे रहा हूं पहले, तो रूल लिखिए फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला रूल लिखिएगा, लाइक सिंपल सॉल्ट्स, like simple salts, in complex salts also, in complex salts also, name of cation, name of cation is written first, name of cation is written first, followed by the name of anion, followed by the name of anion. अगला रूल लिखें, in case of complex ion, in case of complex ion, name of ligand, name of ligand is, name of ligand is written first, followed by name of central metal. Name of ligand is written first, followed by name of central metal. अगला रूल लिखे, if any ligand is repeated, if any ligand is repeated more than once, then use prefix, di-tri-tetra, then use prefix di-tri-tetra accordingly, then use prefix di-tri-tetra accordingly. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, if the name of ligand, if the name of ligand already contains, if the name of ligand already contains di-tri-tetra, if the name of ligand already contains di-tri-tetra, or if the ligand is organic ligand, or if the ligand is organic ligand, or if the ligand is organic ligand, use bis tris tetra kiss accordingly. है ना, किस में एक ही एस लगाना, भावनाओं में मत बह जाना, ठीक है। बिस ट्रिस टेट्रा किस अकॉर्डिंगली, हाँ एक ही साथ है बेटा, टेट्रा किस 4 किस ऐसा है ना, हाँ चले, टेट्रा किस अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक लिगैंड वाला लिखा है इसमें सब कुछ चलेगा, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है आपको, ऑक्सिलेटो कभी भी आ जाए तो ऑक्सिलेटो को आप ऑर्गेनिक लिगैंड में कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि वहां पर हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नहीं है, वहां सिर्फ C2O4 है, तो आप उसको इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ऑक्सिलेटो अगर आ रहा है तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। और ऑक्सिलेटो के अलावा बाकी जो हमने किलेटिंग लिगैंड पढ़े थे सारे, चाहे वो DMG रहा हो, चाहे वो ग्लाइसिनेटो रहा हो, चाहे वो एसिटाइल एसिटेनेटो रहा हो, एसिटाइल एसिटेनेटो याद करिए स्ट्रक्चर, उसमें CH2 CH3 CO वगैरह के ग्रुप आ रहे थे। साथ ही साथ ग्लाइसिनेटो के नाम में डाई ट्राई टेट्रा नहीं है, लेकिन उसमें भी CH2 COOH NH2 वाला पार्ट था, मतलब वो भी ऑर्गेनिक लिगैंड है। तो आप ऑक्सिलेटो को छोड़कर बाकी जितने भी किलेटिंग लिगैंड आपके थे वो सारे क्या माने जाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक लिगैंड माने जाएंगे। मतलब सिर्फ ऑक्सिलेटो के लिए आप डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे और बाकी सबके लिए आपको क्या लिखना होगा, बिस ट्रिस टेट्रा केस, है ना। किसकी बात कर रहा हूं, बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट टेट्रा, मोनोडेंटेट की बात नहीं हो रही यहां पर, ठीक है। चलिए आगे लिखे, अगला रूल,
if a complex contains if a complex contains more than one type of ligands, if a complex contains more than one type of ligands, then use alphabetical order, for naming, अगला रूल लिखें, after the name of ligand comes the name of central metal. After the name of ligand comes the name of central metal, followed by its oxidation state, in Roman numbers, within parenthesis का मतलब होता है राउंड ब्रैकेट, within parenthesis, round brackets. Its oxidation state is written in Roman numbers within parenthesis. ठीक है, और इसके बाद अगला रूल लिखे, if central metal belongs to न्यूट्रल और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स. भाई सेंट्रल मेटल हमेशा कहां होगा? डब्बे के अंदर. डब्बे को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स. अब कॉम्प्लेक्स तीन तरह के हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक हो सकता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो सकता है. तो अगर सेंट्रल मेटल न्यूट्रल या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में होता है तो मेटल का नाम जैसा है वैसा ही आता है. लेकिन अगर सेंट्रल मेटल जिस डब्बे में, वो डब्बा एनायनिक है, डब्बा एनायनिक है ना, तो मेटल के नाम के साथ 8 लग जाता है ना. तो वही रूल लिख रहे हैं हम लोग. इफ द central metal belongs to neutral or cationic complex, then the name of metal is written as it is. Full stop. और last rule लिखे, if central metal belongs to anionic complex, then suffix 8 ate is used. Then suffix 8 is used with central metal. ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको लिखवा दिएगा. अब इन रूल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं वन बाय वन. ध्यान सुनना, पहले मैं समझा दे रहा हूं आपको, एक ब्रीफ आइडिया देते रहा हूं. सबसे पहले मान लीजिए एक कंपाउंड आपके सामने लिखा गया NaCl. क्या ये NaCl एक सॉल्ट है या नहीं बेटा? है. अब सॉल्ट है ना, 4 तरह से बनते हैं. अब देखो, क्या ये यहां पर जो केटायन है वो ब्रैकेट वाला कॉम्प्लेक्स केटायन है या सिंपल केटायन है बेटा? सिंपल. और एनायन भी कैसा है? सिंपल. तो ये सिंपल सॉल्ट कहलाता है. जहां पर केटायन भी सिंपल हो, एनायन भी सिंपल हो. सिंपल मतलब कॉम्प्लेक्स ना हो, तो उसको सिंपल बोल रहे हैं हम लोग. तो ये सिंपल केटायन और सिंपल एनायन से बना हुआ कॉम्प्लेक्स है. अब कई बार क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की जब बात आ रही होगी तो ऐसा होगा कि जो डब्बा होगा वो केटायनिक होगा और एनायन जो होगा वो कैसा होगा बेटा? सिंपल होगा. तो ये भी एक सॉल्ट है. केटायन एनायन के कॉम्बिनेशन को क्या बोला? सॉल्ट. लेकिन क्या इस सॉल्ट में दोनों चीजें सिंपल है या एक चीज कॉम्प्लेक्स है बेटा? कॉम्प्लेक्स है. तो ऐसे सॉल्ट को बोलेंगे सॉल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स केटायन एंड सिंपल एनायन. एक केस और क्या बन सकता है कि केटायन ऐसा हो, सिंपल हो, और एनायन कैसा हो? कॉम्प्लेक्स हो. तो इसको बोलेंगे इट इज अ सॉल्ट ऑफ सिंपल केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन. और एक चीज ऐसी हो सकती है कि केटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन. 4 तरह के सॉल्ट आपको मिलेंगे. पहला वाला सॉल्ट देखिए, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ सिंपल केटायन सिंपल एनायन. दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स केटायन सिंपल एनायन. तीसरा वाला सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन. और चौथा वाला
कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। और अभी हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये तीनों ही होंगे, ये तो सिंपल सॉल्ट है बेटे। तो आपको अब नॉमेनक्लेचर में या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। अब ऊपर वाला जो कंपाउंड है NaCl, उसके बारे में आप जानते हो उसका नाम क्या लिखा जाता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। तो पहला रूल यही लिखाएगा आपको, सोडियम क्लोराइड में आपने पहले नाम किसका लिखा? कैटायन का। तो यही बोल रहा है कि जैसे सिंपल सॉल्ट में पहले आप कैटायन का नाम लिखते हो, बाद में एनायन का नाम लिखते हो, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में भी पहले जो कैटायन होगा उसका नाम लिखा जाएगा, पहले जो कैटायन होगा उसका नाम लिखा जाएगा। और कैटायन का नाम एक बार पूरा हो गया तो फिर किसकी बारी आएगी? एनायन के नाम की। फिर किसकी बारी आएगी? एनायन के नाम की। और फिर किसकी बारी आएगी? एनायन के नाम की। पर जब आप कैटायन या एनायन में से किसी एक का नाम लिख रहे होगे तो कोई ना कोई एक पार्ट तो कॉम्प्लेक्स होगा ही, हो सकता है दोनों ही आ जाए, पर कम से कम एक पार्ट तो कॉम्प्लेक्स होगा। तो कॉम्प्लेक्स में फिर दो चीजें होती है, कॉम्प्लेक्स में मेटल भी होता है और लिगैंड भी होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स की बारी आएगी, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, जहां भी हो, कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड होगा। मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का लिखा जाएगा। किसका नाम लिखा जाएगा पहले? लिगैंड। और लिगैंड, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेटल खुद को कम से कम 2 जगह कटवाएगा और ज्यादा से ज्यादा 6 जगह कटवाएगा, तो लिगैंड कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार हो सकता है रिपीट हो रहा हो। तो अगर कोई लिगैंड रिपीट हो रहा है तो जितनी बार लिगैंड रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से डाई, ट्राई, टेट्रा, वेट्रा, ये सब आपको यूज करना पड़ेगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो लिगैंड आ रहा है, जैसे मान लो मैंने लिखा En2 ऐसा लिख दिया या En3 लिख दिया कोबाल्ट के साथ। अब मेटल और लिगैंड में से पहले नाम किसका लिखोगे? लिगैंड का। अब लिगैंड कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो 3 के लिए वैसे तो क्या लिखना चाहिए? ट्राई। लेकिन क्या ये जो लिगैंड है इसके नाम में पहले से नंबर आता है? यस, डाई इथाइलिन डाई अमाइन, है ना, डाई आ रहा है। तो अगर लिगैंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा आता है तो ऐसे लिगैंड के लिए आप ट्राई या, है ना, डाई या टेट्रा नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्रा, के जो भी होगा अकॉर्डिंगली वो आ जाएगा। और जब भी बिस, ट्रिस यूज करेंगे तो उसके बाद का जो नाम होता है वो हमेशा किस में लिखा जाएगा? ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जैसे ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। ठीक है, बस मैंने आपको क्या बोला, जैसे मान लो यहाँ ग्लाइसिनेट होता तो क्या ग्लाइसिनेटो एक ऑर्गेनिक लिगैंड है या नहीं है? इसके नाम में बिस्ट्रिस नहीं आ रहा लेकिन ये ऑर्गेनिक लिगैंड है और इसीलिए इसको भी क्या लिखेंगे? ट्रिस ग्लाइसिनेटो। लेकिन अगर यहां पर ऑक्सिलेटो आएगा तो ऑक्सिलेटो के लिए ट्रिस लिखेंगे या ट्राई लिखेंगे? ट्राई। ये बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब लिगैंड की बारी हो गई तो लिगैंड में अब एक केस और बनता है। मान लो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड हो। तो जब एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड हो, मान लो एक लिगैंड है वाटर और एक लिगैंड अपन ने मान लिया Cl है सपोज, तो इसका नाम क्या होता है? एक्वा। और इसका नाम क्या होता है? क्लोरो। तो जब एक से ज्यादा टाइप के लिगैंड, भाई मेटल से पहले लिगैंड का नाम आएगा, लेकिन लिगैंड अगर एक ही होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब 2 टाइप के लिगैंड आ गए तो पहले किसका नाम लिखे? तो पहला नाम अल्फाबेटिकली आएगा, ए और सी में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है? ए। तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा, बाद में इसका नाम लिखा जाएगा। फिर एक और बात आती है, मान लो एक्वा जो था वो 4 बार था और मान लो क्लोरो जो था वो 2 बार था, तो इसका नाम क्या बनेगा? डाइक्लोरो। और इसका नाम क्या बनेगा? टेट्रा एक्वा। तो अब आप अल्फाबेटिकल नंबर कैसे डिसाइड करेंगे? पहले किसका नाम लिखा जाएगा? एक्वा वाले का या क्लोरो वाले का? एक्वा वाले का ही लिखा जाएगा। ये जो नंबर आपने लिखा है टेट्रा और डाई, इसका अल्फाबेट से आप नंबरिंग डिसाइड नहीं करेंगे, इसको अल्फाबेटिकल नंबरिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। हमेशा अल्फाबेटिकल काउंटिंग में सिर्फ लिगैंड का नाम कंसिडर किया जाएगा। अब एक बार लिगैंड का नाम हो गया तो लिगैंड के नाम के बाद किसकी बारी आएगी? मेटल की। मेटल का नाम 2 तरह से आ सकता है, या तो कोबाल्ट या फिर कोबाल्टेट, एट भी आ सकता है। अगर जो डब्बा है वो कैटायनिक या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम जैसा है वैसा आएगा, लेकिन अगर जो डब्बा है वो एनायनिक है तो मेटल के नाम के साथ 8 आएगा। और ये सब हो जाने के बाद पैरेंथेसिस में रोमन नंबर्स में आपको इसका जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो 1 2 3 4 जो भी हो वो लिखना होगा। इस तरह से पूरी नेमिंग के रूल्स जो है आपको बताए गए। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, रूल्स को जो भी आपको बताए गए इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। देखिए आपके सामने कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए कई तरह के, जिसमें है ना बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है उसको देखिए,
पहले तो टाइप पहचानिए, 4 तरह के सॉल्ट आपको बताए, सिंपल कैटायन, सिंपल एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन है। तो ये देखिए, आप अब एक चीज और आ सकती मन में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन कैटायन है कौन एनायन है? तो जो पहले लिखा है वो कैटायन है और जो बाद में लिखा है वो एनायन है, और पूरे डब्बे को एक ही पार्ट मानोगे। तो अगर डब्बा पहले मतलब ये कैटायन है, और यहां पर डब्बा पहले नहीं है बाद में मतलब ये डब्बा एनायन है। तो अब आप देखो ये क्या कहला रहा है, कॉम्प्लेक्स कैटायन है या सिंपल कैटायन है? सिंपल कैटायन। और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन। इस वाले सॉल्ट को देखें तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कैटायन प्लस सिंपल एनायन। इसको आप देखें तो ये क्या है? सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। इसको देखें ये क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा, क्योंकि इसके ना पहले कुछ है ना इसके बाद कुछ है, और इस पे चार्ज क्या है? 0। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल। अगला केस देखें, ये कॉम्प्लेक्स है पर इस पे चार्ज है, तो ये क्या है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम एज इट इज या 8 के साथ? 8 के साथ। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नाम एज इट इज। ठीक है, ये बात आ जाएगी। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब इधर आइए, इस वाले केस को देखिए, यहां पर 2 डब्बे हैं, तो कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। यहां पर भी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स प्लस एनायन कॉम्प्लेक्स एनायन, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, ये वाला केस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेमिंग पे। पहले नाम किसका लिखेंगे बेटा? कैटायन का। यहां पर कैटायन सिंपल है, कौन है? पोटेशियम। अब सुने, जो भी चीज डब्बे के बाहर है, मतलब जो सिंपल वाली चीज है, सिंपल वाली चीज है, वो कितनी भी बार रिपीट हो उसके साथ डाई ट्राई यूज नहीं किया जाएगा। डाई ट्राई केवल उनके साथ यूज किया जाएगा जो डब्बे के अंदर होंगे। ठीक है, तो यहां पर 4 बार आए पोटेशियम चाहे 40 बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम सिर्फ क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम। अब कैटायन के बाद बारी आएगी एनायन की, पर एनायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड 2 चीजें होंगी। मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का। लिगैंड कौन है? साइनो। साइनो भी लिख सकते हैं, साइनाइडो भी लिख सकते हैं। कितनी बार आ रहा है? 6 बार, तो हेक्सा साइनो बोला जाएगा। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन है, तो मेटल का नाम 8 के साथ आएगा, मतलब आयरन या फेरेट? फेरेट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे 2 है, तो रोमन नंबर में विद इन ब्रैकेट्स आपने इस तरह से लिख दिया। इधर आइए, पहले नाम कैटायन का, कैटायन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का कितनी बार आ रहा है? 4 बार। टेट्रा एमाइन कॉपर, स्टेट 2 है इसकी यहां पर। और साथ में इधर देखो, इसको क्या लिखोगे? सल्फेट लिखोगे या सल्फेटो लिखोगे? सल्फेट 8, क्योंकि ये लिगैंड नहीं है, ये आयन है। अगर ये अंदर होता तो क्या नाम बनता? सल्फेटो। पर अभी ये बाहर है तो इसका नाम क्या बनेगा? सल्फेट। आइए थर्ड वाले पे, इसको देखें कंपाउंड को जरा ध्यान से। जब मेटलर्जी हम लोग पढ़ेंगे तो मेटलर्जी में फ्लक्स नाम की चीज आती है, वहां पर एक न्यूट्रल फ्लक्स यूज होता है, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, Al2O3 का जो प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रल फ्लक्स में यूज होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट को लिखने के 2 तरीके हैं, 3NaF.AlF3। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला लेक्चर जो पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, क्या ये एक एडिशन कंपाउंड है या नहीं है? बेटा है। और एडिशन कंपाउंड में रेशियो देखिए, क्या ये 1:1 है या 1:XS है? 1:XS। तो 1:XS का मतलब है क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स का तरीका इसको लिखने का। और सुनिए, पहले नाम सिंपल कैटायन का, तो नाम क्या आ जाएगा बेटा? सोडियम। और अब कॉम्प्लेक्स का, मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का फ्लोरो है या फ्लोरिडो, दोनों लिख सकते हैं, 6 बार आ रहा है, तो हेक्सा फ्लोरो या फ्लोरिडो आप लिख सकते हैं। और एल्यूमिनियम या एल्यूमिनेट? एल्यूमिनेट, और स्टेट उसका कितना है? 3। ये आप लिख लेना ढंग से, या मैं इधर ही लिख देता हूं नीचे, है ना? हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट, और यहां पर स्टेट आ जाएगा 3। आइए नेक्स्ट केस पे। अब यहां पर देखिए न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है तो पहले नाम किसी का भी क्या? कॉम्प्लेक्स ही तो है। मेटल और लिगैंड में से पहले नाम किसका आएगा? लिगैंड का। कौन है बेटा? कार्बोनिल। कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो टेट्रा कार्बोनिल, और मेटल का नाम एज इट इज आएगा, तो निकल, और स्टेट कितना है बेटा? 0। आइए नेक्स्ट वाले पे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, 4 बार क्लोरो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरो प्लैटिनम या प्लैटिनेट? प्लैटिनेट, और स्टेट प्लैटिनम का यार 2 है, और साथ में लास्ट में लिखोगे आयन। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा था अभी तक? ये मतलब इसको छोड़कर, 5th को छोड़कर बाकी जितने भी कंपाउंड आपके सामने वो सब न्यूट्रल कंपाउंड है। तो न्यूट्रल कंपाउंड में आपको अलग से कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन ये कंपाउंड न्यूट्रल नहीं है, ये आयन है, इसीलिए इसके साथ में क्या लिखा जाएगा? आयन भी लिखा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट 6th कंपाउंड देखें, K2HgI4। इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, ये कॉमन नाम है इसका।
और ये नेस्लर्स रिएजेंट कहाँ यूज होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत देखते हैं, तो जब अमोनिया का टेस्ट या अमोनिया से रिलेटेड कंपाउंड्स का टेस्ट आप पढ़ते हैं डिटेक्शन वगैरह में, तो K2HgI4 जो कि नेस्लर्स रिएजेंट है, इसका यूज किया जाता है। अब इसका नेम देखें तो पहले तो पोटेशियम आ जाएगा क्योंकि सिंपल वाला है। अब आयोडीन कितने हैं? 4, तो पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो या आयोडो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। और मर्क्यूरी या मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, और मर्क्यूरेट के साथ इसका स्टेट आ जाएगा 2। आइए अगला वाला कंपाउंड देखें। अब इस नेक्स्ट कंपाउंड में दिक्कत क्या आएगी वो समझिएगा। पहले तो आप है ना Na2 तो लिख दोगे डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम ये लिख दिया आपने, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आपने कैटायन का नाम लिख के एनायन पे आए, अब एनायन में मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का, पर लिगैंड दो तरह के हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो एक साइनो है और एक एनो है। एनो खुद दो तरह का होता है, एनो न्यूट्रल भी होता है और एनो पॉजिटिव भी होता है। और मैंने आपको बोला है कि एनो पे कुछ लिख के नहीं देता है आपको। और कैटाइनिक और न्यूट्रल में से जनरली कौन लेके चलेंगे? न्यूट्रल। पर कैटाइनिक आपके सिलेबस में 2 जगह काम आएगा, ये मैं बोल चुका हूं आपको शुरू में, और वो यहां आएगा। 2 कॉम्प्लेक्स में एनो कैटाइनिक होगा, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये आपको याद होने चाहिए बिल्कुल। और ये फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला किसका है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। क्योंकि अगर प्लस लगा के दिया तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं लगाया तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि अगर ये फॉर्मूला है तो यहां पर एनओ पे क्या आएगा बेटा? प्लस आ रहा होगा। अब देखिए, एक है साइनो, एक है नाइट्रोसिलियम, तो अल्फाबेटिकली सी पहले आएगा और 5 बार आ रहा है, तो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, नाइट्रोसोनियम लिख दिया। और आयरन के बदले क्या लिखेंगे बेटा? फेरेट, और साथ में उसका स्टेट यहां पर है 2, तो ये इसका नाम आ जाता है। आइए नेक्स्ट वाले केस पे, Na3COOX3, पहले नाम सिंपल वाले पार्ट का बेटा, तो सिंपल वाला पार्ट है सोडियम। अब मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का कौन है बेटा? OX। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ट्रिस या ट्राई? ट्राई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। ट्राई ऑक्जेलेटो और कोबाल्टेट, और स्टेट है 3। आइए नेक्स्ट वाले पे, COEN2Cl2Cl, पहला पार्ट अगर आप देखें तो ये कैटायन है, इसी का नाम पहले लिखेंगे। और मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का, पर लिगैंड 2 टाइप के हैं, तो पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर, दिस इज इथाइलिन E, दिस इज क्लोरो C, अल्फाबेटिकली क्लोरो। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो डाई क्लोरो और बिस, बिस आएगा, और बिस लिखा है तो ब्रैकेट में नाम आएगा, बिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, सिंगल एम वाला है ना। और ये नाम आ गया। फिर मेटल का नाम आ गया कोबाल्ट, कोबाल्ट का स्टेट यहां पर 3 है। ये कैटायन का नाम खत्म हुआ। अब नाम आएगा एनायन का, एनायन का नाम क्लोरो, क्लोरिडो या क्लोराइड, क्लोराइड, क्योंकि ये एनायन है सिम, तो यह नाम आ जाएगा क्लोराइड। एक और बात ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में कई जगह पर जैसे इथाइलिन डायमीन है, तो इसका आयुपैक नेम दे रखा है, इथाइलिन डायमीन के बदले इथेन 1,2 डायमीन लिखा हुआ है। तो कभी इथाइलिन डायमीन के बदले इथेन 1,2 डायमीन आ जाए तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, इथाइलिन डायमीन की, क्योंकि वो इसका आयुपैक नेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले वाले केस की तरफ चलिए। पहले इसको देख लेते हैं, दो इसको 12th वाले केस को, फिर 10th और 11th बाद में देखते हैं। इसको समझिएगा, ये वाला जो केस है ये आपके सिलेबस का नहीं है, पहली बात है ना, तो अपने को पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट मॉड्यूल में और यहाँ के पेपरों में मिल जाएगा, इसलिए करवा दे रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स में भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स वाला केस है। अब देखिए, ये डब्बा जो है ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, और जो बाद में लिखा है वो कॉम्प्लेक्स एनायन है। अब इसमें पहली चीज आपको निकालनी आनी चाहिए, चार्ज, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट। एक सल्फेट पे -2 होता है, तो 2 सल्फेट पे -4, इसको बैलेंस करने के लिए इस डब्बे पे क्या आएगा? +4, समझना। अब +4 बचाना है सब कुछ कैंसिल करने के बाद। EN पे 0 चार्ज होता है, EN पे 0 चार्ज होता है। NO2 प्लस या माइनस, माइनस, कुछ नहीं हो तो माइनस लेके चलोगे, मैं बोल चुका हूं। और OH पे -2 है, -2 हटाने के बाद भी +4 बच रहा है, मतलब ओवरऑल +6 होना चाहिए, ओवरऑल +6 होना चाहिए, तभी तो -2 हटाएंगे तब +4 बचेगा। वो +6 कितने कोबाल्ट में बांटना है? 2 में, तो एक कोबाल्ट का स्टेट आएगा +3, पहली बात। ठीक, आगे सुनिएगा,
दूसरी बात समझे, इसमें ये NO2 या OH जो दिख रहा है आपको, ये एक कोबाल्ट से जुड़ा है या दो कोबाल्ट से जुड़ा है? दो। तो जब हम ब्रिजिंग वाला बॉन्ड पढ़ते थे B2H6, तो ऐसे ही कुछ तो होता था। ऐसे वाले एटम को हम लोग क्या बोलते थे? ब्रिज एटम। जो दो सेंट्रल एटम के बीच में बॉन्ड बना दे उस एटम को क्या बोलते? ब्रिज एटम। तो यहां पर दो सेंट्रल मेटल के बीच में जो बॉन्ड बना दे उसको क्या बोलेंगे? कौन सा लिगेंड बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड बोलेंगे। तो ये जो लिगेंड आपको दिख रहा है NO2 या OH, NO2 या OH, इसको बोला जाएगा ब्रिजिंग लिगेंड। और ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है इसको रिप्रेजेंट करा जाता है म्यू से। अगर किसी लिगेंड के साथ म्यू करके, जैसे इसका नाम है नाइट्राइटो या हाइड्रोक्सो, तो म्यू नाइट्राइटो या म्यू हाइड्रोक्सो लिखा हो हाइफन से सेपरेट करके, इसका मतलब है वो लिगेंड किसकी तरह काम कर रहा है? ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अब आगे सुनिएगा, इसके नेमिंग के कई सारे रूल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से नेमिंग हो सकता है। मतलब एक ही कंपाउंड को आप 3-4 तरीके से लिख सकते हो। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, आपके सिलेबस का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, इसलिए मैं दो नाम के तरीके आपको समझा देता हूं। पहली बात, इधर से चलिए, ऐसे सीधे सीधे बढ़ते जाइए और नाम लिखते जाइए। जैसे यहां पर सबसे पहले आए, कौन मिल रहा है? इथाइलिन, डायमीन और कोबाल्ट। मेटल और लिगेंड में से पहले नाम लिगेंड का कितनी बार आ रहा है? 2 बार। डाई या बिस? बिस। और नाम क्या है? इथाइलिन डायमीन। तो पहला तो इसका नाम बना बिस इथाइलिन डायमीन। और मेटल का नाम क्या है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का स्टेट अभी बताया था 3 है, यहां पर ये निकल गया। अब यहां तक का नाम हो गया, आगे बढ़ जाइए। NO2 और OH ऐसे बढ़ते जा रहे, ब्रिज आ गए 2, क्योंकि 2 लिगेंड है तो अल्फाबेटिकली डिसाइड करोगे आप। अल्फाबेटिकली OH पहले आएगा, हाइड्रोक्सो, और वो है नाइट्राइटो। तो म्यू, ब्रिज को हमेशा म्यू से, म्यू हाइड्रोक्सो और म्यू नाइट्राइटो, ये लिखा आपने। इन दोनों का नाम हो गया। अब आइए यहां पर, मेटल और लिगेंड में से पहले नाम लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है बेटा? बिस इथाइलिन डायमीन। और फिर से आ जाएगा कोबाल्ट, और कोबाल्ट का स्टेट कितना है बेटा? 3, ये आ गया। और अब इसके आगे बढ़ जाए हम, तो ये सारे कैटायनिक पार्ट का नाम हो गया। अब नाम आएगा एनायन का। एनायन कौन है बेटा? सल्फेट। तो ये लिख दिया सल्फेट। तो ये पूरे मोहल्ले का नाम आ गया है ना, एक तरह से। अब इसका दूसरा तरीका क्या? सुने, दूसरा तरीका ऐसा है कि जब इस तरह का कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें जनरली ये जो पार्ट होता है मेटल के साथ लिगेंड, और इधर भी जो मेटल के साथ, ये कॉमन होता है जनरली। तो उसको आप इकट्ठा कर दें, ताकि ये बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा, उसको मर्ज कर देंगे। तो कितने EN हो जाएंगे? 4। तो 4 को क्या लिख देंगे? टेट्राकिस, एक एस वाला टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन, या इथेन 1,2 डायमीन लिख सकते हैं। और कोबाल्ट भी 2 बार है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट है 2 बार। जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर रिपीट होगी उसके साथ डाई ट्राई लिखोगे। तो कोबाल्ट के साथ भी क्या लिखोगे? डाई कोबाल्ट। और स्टेट उसका 3। तो ये अपन ने जो 2 बार लिखा था उसको सिंगल बार में लिख दिया। साथ में म्यू हाइड्रोक्सो, ये एज इट इज आ जाएगा ब्रिज वाला। म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्राइटो और सल्फेट। म्यू नाइट्राइटो, ये एक नाम हो गया। फिर तीसरा तरीका क्या? आप इसको पहले लिख दो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू नाइट्राइटो, टेट्राकेस इथाइलिन डायमीन डाई कोबाल्ट 3 और सल्फेट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कई तरीके हैं, बट ठीक है, अपने को ज्यादा कोई इसका यूज आएगा नहीं, इसलिए परेशान नहीं हो उसको लिखा। अब आइए 10th और 11th को बहुत ध्यान से समझना। 10th वाला एग्जांपल तो एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। अब मैं इसमें से हटा दे रहा हूं, आपको इतना समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन है, ताकि स्पेस मिल जाए। देखिए ध्यान से, 2 डब्बे आपको दिए बेटा। 2 डब्बे अगर साथ में दिए हैं, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, 2 डब्बे अगर साथ में दिए हैं तो इसका मतलब है कि 2 डब्बे जुड़े हुए हैं। और 2 डब्बे चार्ज नहीं देगा। 2 डब्बे अगर साथ में जुड़े हुए हैं तो यह बात कंफर्म है कि दोनों डब्बों पर चार्ज होगा। 2 न्यूट्रल डब्बे कभी भी आपस में जुड़े हुए नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आइसोमेरिज्म तक काम आएगी आपको। 2 डब्बे अगर साथ में है, इसका मतलब है दोनों डब्बे जुड़े हुए हैं, और 2 डब्बे तभी आपस में जुड़े हो सकते हैं जब दोनों डब्बों पर क्या हो? चार्ज हो। अब चार्ज हमको निकालना पड़ेगा। सुनना, मान लो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, समझना। मान लो मैंने यहाँ 2 और यहाँ 3 दिया होता आपको, यहाँ 2 और यहाँ 3 दिया होता आपको,
तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये 3 चार्ज इसका और ये 2 चार्ज इसका है बेटे? समझना है ना, अब इसको लिखना नहीं है, इसको समझिए बस। इसका मतलब है इस पे 3 होता है, इस पे 2 होता है, और जो पहले लिखा है वो कैटायन है और जो बाद में लिखा है वो एनायन है। और क्या इसकी मदद से, क्योंकि मेटल की स्टेट लिखनी पड़ेगी आपको रोमन नंबर्स में, क्या इसकी मदद से आप क्रोमियम का चार्ज निकाल सकते हो क्या? क्रोमियम पे कितना आ रहा है? +3। और इसकी मदद से क्या आप कोबाल्ट का चार्ज निकाल सकते हो क्या? यस, कितना आ रहा है? +4। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन बाय चांस एग्जाम में ये 2 और 3 ना दे, इसका मतलब क्या यहां 1 है और यहां 1 है? इसका मतलब क्या इस पे +1 और इस पे -1 है क्या? नहीं, इसका मतलब है जो चार्ज यहां है वही चार्ज यहां है, रेशो 1:1 आएगा। इसका मतलब यहां +1 -1 हो सकता है, इसका मतलब यहां पर +2 -2 +3 -3 +4 -1 कुछ भी हो सकता है, सेम रहेगा। और इसलिए जब तक 2 या 3 दिया होता तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते, लेकिन जब 1:1 रेशो या 1:1 रेशो आएगा आपको हमेशा चार्ज निकालने में दिक्कत आएगी। और जब दिक्कत आएगी तो लास्ट क्लास में जो वर्नर थ्योरी का नोट लिखाया था वही काम आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं जो बोला था लास्ट क्लास में, याद करिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल लिखाया था और मैंने इसके बारे में बोला था, यहां मेटल का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा? +3। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो आएगा 4। तो मैंने बोला था अगर एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो वहां लड़ने मत लगना कि कोबाल्ट तो +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स बना बनाया दिया है तो जो कॉम्प्लेक्स दिया है उसको ट्रू मान के आपको सॉल्व करना है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे जो वर्नर में पढ़ा था और इससे आपको ब्रैकेट खुद बनाना हो, बना बनाया ब्रैकेट दिया कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं सोचना उसमें, पर ऐसा क्वेश्चन दिया हो और ब्रैकेट खुद बनाना हो तब वो नोट जो लिखाया था वो काम में आएगा। और वही चीज अब काम में आएगी आपको। अभी देखिए आपको ब्रैकेट तो बना बनाया दिया है लेकिन चार्ज नहीं समझ में आएगा, तो क्योंकि आपको यह कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहा है तो आप उस नोट को यूज करके चार्ज निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिख रहा है? 2। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कब होता है? जब सिल्वर पे +1 होता है। यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, सिल्वर पे +1 होगा। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होता है? जब क्रोमियम पे +3। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होता है? जब कोबाल्ट पे +3। और क्या आप डब्बों का चार्ज निकाल सकते हैं बेटा? अगर सिल्वर पे +1 है और अमोनिया 0 रखता है तो पूरे डब्बे पे आ जाएगा +1, मतलब ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये +1 और ये -2, तो इस पे आ जाएगा -1। +3 और 0, +3 और +3 और -6 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -3। अब आप नेमिंग कर सकते हैं। पहले नाम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगैंड में से पहले नाम लिगैंड का क्या आ जाएगा? डायएमाइन सिल्वर, मेटल का नाम एज इट इज आएगा, स्टेट है 1। और यहां पर आप बढ़े तो डायसाइनो अर्जेंटेट, सिल्वरेट मत लिख देना ना, अर्जेंटेट, डायसाइनो, डायसाइनो अर्जेंटेट और स्टेट आ जाएगा 1। इसी तरह से इसकी नेमिंग करें तो हेक्सा एमाइन क्रोमियम 3 और यहां आ जाएगा हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3। तो ये लिख लें फटाफट इसको। शुरू के जो 2 कॉलम है ये 2 मिनट के बाद साफ कर दिए जाएंगे, 1 से लेकर 7 तक। हाँ ये याद रखना पड़ेगा, 9th में पढ़ते हैं बेटे, है ना? हाँ हाँ, अर्जेंटम बोलते हैं, लैटिन नेम होते हैं बेटा उनके। एक मिनट और, 1 to 7।
हाँ लास्ट वाला लिख लो आराम से। चलिए बेटा ना, हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, टॉपिक छोटा सा है, जैसे आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है उसी टाइप का टॉपिक है। बस यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा और उसके थ्रू आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, और साथ में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन भी इसके ऊपर बेस्ड बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है उसकी डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लीजिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। लिखिएगा डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the total count of electrons. It is defined as the total count of electrons which, it is defined as the total count of electrons which any central metal ion, which any central metal ion has, which any central metal ion has in any given complex, in any given complex. ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर ले, फिर नोट का जो पॉइंट है वो भी बोल दे रहा हूँ, लिख ले उसको, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अगला जो पॉइंट है नोट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू ईएएन रूल, अकॉर्डिंग टू ईएएन रूल, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल tries to achieve, central metal tries to achieve next nearest, next nearest inert gas configuration, next nearest inert gas configuration. उसके बाद कुछ कैलकुलेशन वगैरह लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लें पहले तो उसको।
चले बेटा ना, अब ये देखे ध्यान से। ये जो पूरा टॉपिक है इसको डिस्कस कर रहा हूं वन बाय वन, समझते जाएगा ध्यान से। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझने की कोशिश करते हैं पहले तो। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्नर थ्योरी, और वर्नर थ्योरी में आप ध्यान से देखें तो पहला कंपाउंड जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था COCl6.6NH3। ध्यान सुनना, इस COCl3.6NH3 को बाद में जाकर हमने इस फॉर्म में लिखा था मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में कि ये CONH36Cl3 के फॉर्म में होता है। अब बात ये उठी कि यहां पर कोबाल्ट का प्राइमरी वैलेंसी कितना था बेटा, +3, और जब कोबाल्ट +3 में था तो उसके +3 को बैलेंस किसने कर दिया था, Cl के -3 ने टोटल। तो जब कोबाल्ट का +3 में स्टेट बैलेंस हो चुका था पहले ही, तो उसको क्या जरूरत पड़ी, आखिर जरूरत क्या पड़ी कि वो 6 अमोनिया के साथ भी यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठा। तो जब ये क्वेश्चन उठा तो इसके पीछे रिसर्च किया गया और रिसर्च का आंसर इलेक्ट्रॉन के काउंट से निकाला गया। देखिए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 27, फॉर्मूला मैच करते जाएगा इसी से। प्राइमरी वैलेंसी +3, प्राइमरी वैलेंसी +3 होने का मतलब प्लस आने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आए या गए, गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए, 3। और जब उसने अमोनिया से बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन मिले उसको, 12, क्योंकि 6 लोन पेयर मिले, इसका मतलब है 12 इलेक्ट्रॉन मिले। तो उसको ऐड किया गया क्योंकि ये गए और ये आए। जब इसको सॉल्व किया तो एक नंबर आया 36। क्या ये इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है बेटा, यस। तो ऐसा माना गया कि जो भी सेंट्रल मेटल होता है वो जब यहां पर ही सेटिस्फाइड था, तो उसको 6 अमोनिया से कटने या कटवाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए पड़ी क्योंकि वो मेटल अपने से ठीक बाद वाली इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर तक पहुंचना चाहता है। 36 याद मत करना, जो भी मेटल है उसके बाद वाला इनर्ट गैस। तो अगर 37 से लेकर 53 वाले मेटल आए तो उनके लिए इनर्ट गैस कौन हो जाएगी, 54, फिर ऐसे 86, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा अगर मेटल ने ऐसा कर लिया तो हम बोलेंगे कि उसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो किया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि मेटल कोशिश तो करेगा वहां तक पहुंचने की, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है वो मेटल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल फॉलो नहीं कर रहा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब आप देखो, इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर वो जो फॉर्मूला है वो इसी बेसिस पे बना है कि मेटल का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसमें से कितने भी इलेक्ट्रॉन प्लस आया तो लूज हुए होंगे, माइनस आया तो गेन किए होंगे, वो आ जाएगा। और लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उसको कटवाने पर वो ऐड करना, टोटल जो काउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और सुनिए 4 एग्जांपल आपके सामने है। CONH36Cl3, सबसे पहले मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 27। सिल्वर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए 47। मैं जानता हूं आधों को अभी याद नहीं होगा कि 47 है, क्योंकि लिखा हुआ तो पता चल गया, वरना नहीं आता, ठीक है। हाँ, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आएगा। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन आए या गए, गए। तो 27 में से 3 माइनस किए जाएंगे। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, मतलब 47 में से 1 गया। यहां पर इसका स्टेट 0 है और इसका भी स्टेट 0 है, तो 28 में से कुछ भी नहीं गया, 27 में से कुछ भी नहीं गया। अब लिगैंड से कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 6 जगह काटेगा, 2 जगह काटेगा, 4 जगह काटेगा, 4 जगह काटेगा, 6 जगह काटा गया मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटे। 2 जगह काटा गया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और 4 जगह काटा गया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन सॉल्व किए थे उसमें 12, 4, 8, 8 ऐड कर दीजिए, कुछ नंबर आ गया आपके सामने। अब पहला वाला केस देखिए, मेटल का एटॉमिक नंबर है 27 और इसके जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 36 है। क्या ये वहां तक पहुंच गया, यस। मतलब हम इसके लिए बोलेंगे कि इट इज फॉलोइंग द EAN रूल, उसको फॉलो कर रहा है। आगे आइए, सेकेंड वाला 47 के बाद वाला इनर्ट गैस होता है 54। क्या ये 54 तक पहुंचा या पहले रुक गया बेटा, पहले रुक गया। मतलब इसके लिए हम इतना बोलेंगे कि इट इज नॉट फॉलोइंग द EAN रूल। इसका स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना, बच्चे इससे सोचते हैं कि अगर यहां पहुंच गया तो स्टेबल हो गया, कोई मतलब नहीं स्टेबिलिटी से। ये सिर्फ रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये देखा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। NiCO4 ये कहां पहुंच गया बेटा, 36। 28 के बाद आने वाला इनर्ट गैस 36 होता है या नहीं होता, होता है। मतलब इसने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो किया और 27 के बाद इसको 36 तक पहुंचना था, कहां पहुंच गया बेटा, 35 पे पहुंच के रुक गया। इसका मतलब इसने भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो नहीं किया। अब ये तो बात हो गई। अब आइए यहां पर नोट में कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन कर रहा हूं, पहले बता दे रहा हूं पॉइंट्स क्या है, ध्यान सुनना। यहां पर इस डब्बे को देखिए, पहले डब्बे को, ये अपन जितना भी सिलेबस में पढ़ते आ रहे हैं
हर बार बेटा एक डब्बे में एक ही मेटल मिलता है आपको। क्या यहाँ पर एक ही मेटल है? यस, एक ही मेटल है, एक ही मेटल है, एक ही मेटल है। वहां देखिए वो जो डायग्राम उधर लास्ट में Mn2CO10, एक डब्बे में कितने मेटल है? 2। टाइप ऑफ मेटल की बात नहीं हो रही है, नंबर ऑफ मेटल एटम की बात हो रही है। यहाँ एक एक मेटल एटम है, वहां 2 मेटल एटम है। जब किसी डब्बे में एक मेटल एटम होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को मोनोन्यूक्लियर या मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक या मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और अगर एक से ज्यादा आ जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर या पॉलीसेंट्रिक। अब उसमें बाय ट्राई टेट्रा सब हो सकता है, बट पॉली बोल देंगे, ठीक है। और सुने, ये अभी 2 पॉइंट लिखाएंगे डेफिनेशन, मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। पहले काम करो, लिखी लो नोट में। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मोनोन्यूक्लियर ऑब्लिक मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। मोनोन्यूक्लियर ऑब्लिक मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। मोनोन्यूक्लियर ऑब्लिक मोनोसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स लिखिएगा। those complexes which have only one central metal atom, only one central metal atom। एग्जाम्पल कोई भी लिख लो, वो 4 जो लिखे हैं उनमें से कोई भी लिख लो, एग्जाम्पल है ना। सिंगल एटम होना चाहिए बस, CONH3 6Cl3 या AgNH3 ट्वाइस, कोई भी लिख लो, सब वही है। सेकेंड पॉइंट नोट में, पॉलीन्यूक्लियर ऑब्लिक पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स। पॉलीन्यूक्लियर ऑब्लिक पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स लिखेगा। those complexes which have 2 or more central atoms, 2 or more central metal atom, ऐसा लिखा, 2 or more central metal atoms। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर टाइप की बात नहीं हो रही है, मैंने 2 टाइप या 1 टाइप नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एटम्स, तो उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। एग्जांपल लिखिएगा, ये 2 है एग्जांपल, इधर देखो, एक तो CO2CO8 और एक Mn2CO10। इन दोनों में 2 मेटल आपको दिख रहे हैं, तो ये बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या पॉलीन्यूक्लियर की कैटेगरी में आ जाएंगे सारे, CO2CO8 या फिर Mn2CO10। चलिए, अभी ये 2 पॉइंट अपन ने समझा, तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, बट उस पॉइंट को पहले मैं समझा दे रहा हूं आपको क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो 4 कॉम्प्लेक्स आपके सामने थे, इनमें से कुछ ने EN रूल फॉलो किया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन सुनेगा ध्यान से। पहला वाला कॉम्प्लेक्स देख के बताइए, क्या ये मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है या मेटल एमाइन कॉम्प्लेक्स है? मेटल एमाइन। ये क्या है और ये क्या है? तो अब जो मैं बोल रहा हूं वो मेटल कार्बोनिल्स के लिए बोल रहा हूं। किसके लिए बोल रहा हूं? मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के लिए क्या आपने सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ी थी? आपको इस चैप्टर में बहुत सारी बातें पढ़नी है और वो मेटल कार्बोनिल्स के लिए पढ़नी है। किसके लिए पढ़नी है? मेटल कार्बोनिल। मतलब इस पूरे टॉपिक में एक टाइप का कॉम्प्लेक्स इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मेटल कार्बोनिल। और फिर से बोल रहा हूं, जो मेटल कार्बोनिल के लिए बताया जाएगा वो मेटल साइनाइड के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि CO या CN- दोनों ही सिनर्जिक बॉन्डिंग या पाई एसिड टाइप के लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, अब जो बोल रहा हूं मैं, ये किसके लिए बोल रहा हूं? मेटल कार्बोनिल्स के लिए। लगा सकते हैं मेटल साइनाइड्स में भी, बट एग्जाम में कार्बोनिल ही आप पूछेगा आपसे, नीट में, यहां तो कुछ भी पूछ सकता है। आगे सुने, ये दोनों मेटल कार्बोनिल है और इस मेटल कार्बोनिल ने EN फॉलो कर लिया और इस मेटल कार्बोनिल ने EN फॉलो नहीं किया। तो मेटल कार्बोनिल्स में, बाकियों के लिए नहीं है ये बात, मेटल कार्बोनिल्स में एक टेंडेंसी देखी जाती है कि मेटल कार्बोनिल EAN रूल फॉलो करना चाहता ही है। मेटल कार्बोनिल EAN रूल फॉलो करना चाहता ही है। क्या इसने कर लिया? यस, पर ये नहीं कर पाया, तो इसीलिए अब इसके बारे में बात हो रही। क्या इसने EN फॉलो किया? क्या नहीं, लेकिन ये मेटल कार्बोनिल नहीं है, तो इसके लिए कोई बात नहीं हो रही। बात हो रही है अब इसके लिए, अगर कोई मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है और वो EN रूल फॉलो नहीं कर पाया, तो वो EN फॉलो करना चाहता है और उस EN को फॉलो करने के लिए वो कुछ भी करेगा। क्या बोला मैंने? कुछ भी करेगा। अब कुछ भी करने का मतलब क्या? कुछ भी करने का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है,
वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और वो डाइमराइज हो सकता है। कुछ भी करने का मतलब क्या, अभी लिखवाएंगे सब, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और डाइमराइज हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो आप खुद देखो 27 से 27 से इसको कहां पहुंचना था, 36 पहुंचा कहां, तो इसको 36 पे जाना है और उसके लिए कुछ भी करेगा। पहली चीज गेन या लूज, बताइए क्या करेगा, गेन करेगा, तब तो 36 पे पहुंचेगा। बाय चांस ये एग्जांपल ऐसा होता तो क्या ये मेटल कार्बोनिल होता या नहीं होता, होता। और तब इसके पास यहां कितने इलेक्ट्रॉन आते, 10, और 10 आते तो ये कहां पहुंचता, 37, और इसको पहुंचना कहां था, 36। तो क्या समझ में आ रहा है, ये लूज कर देगा, यस। तो मेटल, ये बात किसके लिए वैलिड है, अमाइंस वगैरह के लिए नहीं, किसके लिए है, कार्बोनिल्स के लिए। मेटल कार्बोनिल्स को ईएन फॉलो करना होता है और वो फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, या टाइमर बनाएगा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस कैन अंडरगो oxidation, reduction or dimerization to follow EAN rule. Oxidation, reduction or dimerization to follow EAN rule. ठीक है, अब लास्ट पॉइंट सुने। अगर अभी फोर्थ लिखाऊंगा बट उससे पहले एक बात समझ ले, है ना। आपको अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे, 4 ऑप्शन समझिएगा, और पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूं, या तो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड या हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा। जल्दी हाइड्रोजन देगा तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जल्दी ऑक्सीजन देगा तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स दे और पूछे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन नहीं है, तो आप उसको EAN से सॉल्व करेंगे और उसमें आपको कार्बोनिल या साइनाइड ही देगा। क्यों, आप देखिए, ये था 27 पे, अभी ओरिजिनल केस ले लेते हैं इस तरह का, और ये यहां पर पहुंच रहा था 35 पे, और मैंने बोला कि EAN फॉलो करने के लिए कुछ भी करेगा, तो ये 35 से 36 जाने के लिए क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वो काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब कॉम्प्लेक्सेस देके, कार्बोनिल या साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस देकर पूछे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप किससे सॉल्व करेंगे, EAN से। क्वेश्चन लिखा दूंगा इसका, ठीक है। अब आइए यहां पर चौथा पॉइंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सुनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को देखिए, क्या ये मोनोन्यूक्लियर है या पॉलीन्यूक्लियर है, पॉलीन्यूक्लियर। ये क्या है, क्या ये एक तरह का डाइमर है, क्या ये भी एक तरह का डाइमर है, और किसका डाइमर है, मेटल कार्बोनिल का। किसका डाइमर है, मेटल कार्बोनिल। तो ये मेटल कार्बोनिल का डाइमर क्यों बना, थर्ड पॉइंट देखिए, EAN फॉलो करने के लिए बना है। मेटल कार्बोनिल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डाइमराइजेशन टू फॉलो, मतलब ये बना ही क्यों, EAN फॉलो करने के लिए, मतलब इसने EAN फॉलो कर रखा है। आपको चाहे आए या ना आए कैलकुलेट करना, पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझिए। तो आप देखिए, आप कैलकुलेशन भूल जाओ अभी, आप तो ये देखो, क्या ये पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। ये जो बात कर रहा हूं ये किसके लिए, मेटल कार्बोनिल्स के लिए है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही ये काम करेगा। पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट का स्टेट क्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27, और ये कारनामा क्यों हुआ होगा, EAN फॉलो करने के लिए। 27 के बाद का EAN क्या आएगा, 36, डायरेक्ट टिक कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां आइए, Mn2CO10, क्या ये भी पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, यस। क्यों करा होगा ये कारनामा, EAN फॉलो करने के लिए। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25, तो डायरेक्ट 36 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, EAN फॉलो करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, पॉलीन्यूक्लियर, है ना, पॉलीन्यूक्लियर के बारे में है ये। मोनोन्यूक्लियर तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस डाइमर बनाएगा, लेकिन जब डाइमराइज हो चुका है तो वो हमेशा फॉलो कर रहा होगा। लिखिएगा, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, polynuclear metal carbonyl complexes always follow EAN rule. Polynuclear metal carbonyl complexes always follow EAN rule. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब आइए यहां पर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको दिया COCO4, ये वाला एग्जांपल है ना, ये मेटल कार्बोनिल है। क्या मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स EAN फॉलो करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो यस।
ये 35 पे था, 36 पहुंचना था, क्या करेगा बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसका खुद का क्या होगा? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये काम कर सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर ये 36 पहुंच गया एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा काम ये क्या कर सकता था? डाइमराइज हो सकता था। डाइमराइज होगा तो क्या बनेगा बेटा? CO2 CO8। चाहिए मेटल कार्बोनिल का पॉलीन्यूक्लियर है या नहीं है, इसने EN फॉलो करा ही होगा डेफिनेटली। आप डायरेक्ट EN36 लिख सकते हो। कैसे किया वो समझते हैं। अब आइए CO2 CO8 के एनसीईआरटी में दो अलग अलग डायग्राम्स है। आधी एनसीईआरटी में कुछ और, आधी एनसीईआरटी में कुछ और, दोनों सही है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अब सुने, पहले कैलकुलेशन समझा देता हूं, डायग्राम बाद में देखें। दोनों के कैलकुलेशन पे फोकस करिएगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? 27। तो कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 27। और मैंगनीज के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 25। ये लिख दिया अपन ने। साथ ही साथ यहां पर कोबाल्ट का स्टेट 0 है, यहां पर मैंगनीज का स्टेट भी 0 है। तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखना है इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगैंड। टोटल 2 कोबाल्ट पे 8 कार्बोनिल है, तो एक कोबाल्ट पे बराबर बराबर बांटिए। क्या 4 कार्बोनिल आएंगे? यस। 2 Mn पे 10 कार्बोनिल है, तो 1 Mn पे 5 कार्बोनिल आएगा। डायग्राम भूल जाओ, फिर से बोल रहा हूं, आप तो कैलकुलेशन समझिए, क्योंकि इसके 2 डायग्राम है, ऐसा भी बनता है ऐसा भी बनता है, तो इसीलिए डायग्राम नहीं देखो, आप तो कैलकुलेशन समझो। एक कोबाल्ट पे 4 कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल 4 जगह काटेगा, और 4 जगह काटने का मतलब है 4 लोन पेयर देगा, और 4 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। तो बेटा क्या कार्बोनिल से 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इसको? यस। और जैसे ही 27 में 8 ऐड किया, आप पहुंचोगे यहां, शुरू जहां से करा था वहीं पहुंचोगे। 25 माइनस 0, 1 Mn पे 5 कार्बोनिल आएंगे, 5 कार्बोनिल काटने का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहीं पहुंचोगे 35 पे। अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन की दिक्कत थी, वो हमेशा कहां से पूरी होगी? मेटल मेटल बॉन्ड से। कहां से पूरी होगी? मेटल मेटल बॉन्ड से। जितने भी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे उसमें हमेशा जो मेटल है, मेटल का मेटल से बॉन्ड होगा, मेटल का मेटल से बॉन्ड होगा। अब समझना उससे क्या फायदा हुआ। ये जो मेटल मेटल का बॉन्ड है, ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, डेल्टा बॉन्ड है बेसिकली। याद करिए ओवरलैपिंग का टेबल बनाया था पूरा, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाला, PX PX PY PY टाइप का। तो वहां पर एक डेल्टा बॉन्ड आया था लास्ट में। तो डेल्टा बॉन्ड इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? शेयरिंग से। इसका मतलब क्या हुआ? इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट का है और एक इलेक्ट्रॉन इस कोबाल्ट का है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे, क्योंकि शेयरिंग हुई है तो इसमें भी काउंट होगा और इसमें भी काउंट होगा। लेकिन एक बात समझना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कोबाल्ट का, क्या ये इन 27 में पहले से काउंटेड है? यस। तो अब इस बॉन्ड से इसमें कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया? 1। और वही 1 इलेक्ट्रॉन डिफरेंस क्रिएट करेगा हमेशा। यहां से इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखिए 25 इलेक्ट्रॉन यहां पर पहले ही है, तो 25वां इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन पहले इस 25 में है, यहां से इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और ये जो एडिशनल 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मेटल मेटल बॉन्ड से, वही इसका EAN क्या कराएगा बेटा? सेटिस्फाई कराएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन की दिक्कत आएगी आपको, और वो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से मिल रहा होगा? मेटल मेटल के बॉन्ड से मिल रहा होगा। और सुनिए, अब ये डायग्राम पे आइए, ये वाला डायग्राम समझ में आता है क्लियरली? 1 Mn पे 5 CO, 1 Mn पे 5 CO। देखिएगा, ये दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये दे रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से मिल रहे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से मिल रहे 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मिल गए CO से, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया मेटल मेटल के बॉन्ड से। इस पे आइए, इसके भी 2 डायग्राम है। पहला डायग्राम ऐसा बनेगा, CO CO का बॉन्ड और 4 कार्बोनिल इधर, 4 कार्बोनिल इधर। ये भी डायग्राम है इसका, कुछ एनसीईआरटी में मिलेगा, और कई एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। और इसके दोनों डायग्राम सही है, क्योंकि ये फेस के हिसाब से, सॉलिड और गैसियस फेस के हिसाब से, और कुछ भी नहीं है। तो यहां पर देखो, जब 3 CO आ रहे हैं, तो 3 CO से 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, और ये जो CO है ये ब्रिज है बेटा दोनों के बीच का। तो ये इधर इधर दोनों जगह, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां का उठा के वहां, वो सब वैसा वाला केस है। 2 इलेक्ट्रॉन देता ही है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे रखा है इसने, 1 यहां दे रखा है। ऐसे इस CO ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे रखा है। अब आप देखो, इस कोबाल्ट को कार्बोनिल से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही मिल रहे हैं, 2 4 6 7 8, यही लिखा हुआ है। अब वो चाहे आप 1 पे 4 बना के काउंट कर लो,
चाहे ऐसे ब्रिज बना के काउंट कर लो, कैलकुलेशन में वही आएगा, तो इसीलिए परेशान नहीं होना। और आपको डायग्राम याद करके जाना भी नहीं है, एग्जाम में तो बना बनाया डायग्राम आएगा, तो आपको तो बस कैलकुलेशन करना है, और वैसे भी डायग्राम आयग्राम भी नहीं पूछता आपसे, ठीक है, तो परेशान नहीं हो। बट ये एनसीईआरटी में गिवन है, इसलिए इस पर डिस्कशन करना जरूरी था। बना लो फटाफट इसको, आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की।
चलो बेटा ना यहाँ पर ध्यान देंगे आप, कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर लिखे हुए हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको देखें, तो डिटरमाइन एक्स वाई जेड इफ कॉम्प्लेक्स फॉलो EAN रूल। आपको सामने 3 कॉम्प्लेक्स लिखे हुए और इसमें आपको ये बोल रखा है कि EAN रूल क्या कर रहा है बेटा, फॉलो कर रहा है, और आपको क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो पहली बात तो EAN रूल पता होना चाहिए कि क्या बोलता है। EAN रूल ये बोलता है कि जो भी मेटल है वो अपने से जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस तक पहुंचेगा। यहाँ पर मेटल कौन है बेटा, निकल। निकल का एटॉमिक नंबर है 28, Fe का एटॉमिक नंबर है 26, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। इन तीनों के जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 36 होता है, मतलब इनको 36 पहुंचाना है। अब बताइए 28 है और 36 जाना है, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने CO लगेंगे, 4। तो ये समझ में आना चाहिए। अब इसको कैलकुलेशन के हिसाब से देखें, तो एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज 28, एटॉमिक नंबर ऑफ Fe इज 26, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24। ऑक्सीडेशन स्टेट, EN का फॉर्मूला बोलता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन्ड फ्रॉम लिगेंड। एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक जगह काटेगा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो XCO 2x इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 2y इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 2z इलेक्ट्रॉन देंगे, और इसको सॉल्व करके EAN फॉलो करवाना है, मतलब 36 तक पहुंचाना है इनको। और जब आप ऐसा सॉल्व करेंगे तो मैथमेटिकली आपको मिल जाएगा, यहाँ x का वैल्यू 4 आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा और z का वैल्यू 6 आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से सुनेगा, आपको बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का क्वेश्चन आया और कॉम्प्लेक्स दिए हुए, खासकर मेटल कार्बोनिल या मेटल साइनाइड कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो वहां पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉल्व होगा EAN से। इसका जब आप EAN निकालोगे, ये यही है NiCO4, तो इसका EAN 36 है। ये FeCO5, ये रहा FeCO5, और ये है CrCO6। तो इसका और इसका EAN फॉलोड है, और ये वाला अभी एग्जांपल हमने करा ही था डाइमर वाला, तो CO 35 पे है, ये 36 पे पहुंचने के लिए मेटल कार्बोनिल कुछ भी करेगा, तो 35 से 36 जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी रिडक्शन एंड इट विल वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान सुनना इस क्वेश्चन को, ध्यान समझना। आपको बोला कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और एक कॉम्प्लेक्स दिया, कॉम्प्लेक्स क्या है, FeCO2NO2, है ना। इस पे और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कितने NO हटा के कितने CO लगा सकते हो, कितने CO हटा के कितने NO लगा सकते हो, वो भी क्वेश्चन बनते हैं, वो डिस्कस करते हैं इसके बाद, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। अभी आप देखिए, इसके लिए सॉल्व करने के वक्त आपके दिमाग में 2 बातें आ सकती है। पहली बात वही NO वाली दिक्कत है कि NO को न्यूट्रल माने या NO को कैटाइनिक माने, बस यही प्रॉब्लम आएगा इसमें। तो पहली बात, मैंने आपको बोला था NO प्लस सिलेबस में 2 ही जगह काम आएगा, एक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आज पढ़ा, और एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये दोनों में से कोई नहीं है, ये जो है ये दोनों में से कोई नहीं है, मतलब आपको यहाँ NO क्या मानना है, न्यूट्रल मानना है, करेक्ट ये है। तो आप वैसे कर दो तो भी दिक्कत नहीं है, इसलिए दोनों तरीके बता दिया, बट मेन जो एक्यूरेट पॉइंट है वो ये है, ठीक है, सुनिएगा। आपने NO को न्यूट्रल मान लिया, जो कि होना चाहिए, तो NO अगर न्यूट्रल है, CO भी न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल है, तो Fe का स्टेट कितना आ जाएगा, 0, और Fe का एटॉमिक नंबर क्या है, 26, क्योंकि EN का फॉर्मूला क्या बोलता है, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जरूरी है। अब NO न्यूट्रल के बारे में खास बात लिखी हुई है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, याद करिए केमिकल बॉन्डिंग हमने 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के 2 एग्जांपल पढ़े थे, एक तो NO और एक ClO2, कुछ याद आ रहा है ऐसा। वो जो NO और ClO2 होता था उनमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता था, तो NO को हमने बोला मोनोडेंटेट, नाइट्रोसिल को हमने मोनोडेंटेट न्यूट्रल में लिखा है, लेकिन ये जब मोनोडेंटेट है, काटेगा 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, कितने देगा, 3। वो जो एक इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता था बॉन्ड का, वो भी दे देता है। और ये खास बात है, जहां पर हमने क्लासिफिकेशन लिखा था लिगेंड्स का, वहां पहुंच जाइए पहले लेक्चर पे, मोनोडेंटेट में न्यूट्रल, कैटाइनिक, एनायनिक जो लिखा था वहां पर जाइए, वहां पर भी ये बात लिखेंगे ताकि जब पढ़े तो याद रहे। न्यूट्रल पे जाइए, वहां पर चौथे नंबर पे होगा शायद NO, तीसरे या चौथे नंबर पे होगा, देख लेना, हाँ चौथे नंबर पे है, तो वहां NO को नाइट्रोसिल लिखा है, न्यूट्रल वाला है ना, उसके जस्ट आगे लिख लीजिएगा एक्स एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, या 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिख ले, जैसा स्पेस हो। और उसी के जस्ट बाद कैटाइनिक में 4 लिखे, कैटाइनिक के 4 में सबसे पहले या दूसरे नंबर पे आपको NO प्लस मिल रहा होगा, नाइट्रोसिलियम या फिर नाइट्रोसोनियम, वहां पर लिखिएगा एक्स एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, न्यूट्रल NO इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एंड कैटाइनिक NO इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। आइए यहां पर अब देखिए, अभी हमने NO को न्यूट्रल मान रखा था, तो एक न्यूट्रल NO कितने इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, 3। अब सुनना, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 CO मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4।
एक NO 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 NO मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। जब आप सॉल्व करेंगे तो एटॉमिक नंबर जो सॉरी EN आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 36। आइए, बाई चांस आपने NO को केटाइनिक मान लिया तो क्या होगा वो समझिएगा। आपने NO को केटाइनिक माना तो Fe का एटॉमिक नंबर तो वही है 26, लेकिन CO न्यूट्रल है, NO केटाइनिक है तो 2 NO पे 2 प्लस चार्ज आ गया, और कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो Fe पे कितना चार्ज आएगा? -2। अब अगर मेटल पे नेगेटिव स्टेट आया, इसका मतलब मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए? गेन किए, उल्टा होगा। तो यहाँ Fe एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 CO 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और एक कैटाइनिक NO 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 कैटाइनिक NO 4 इलेक्ट्रॉन देगा। सॉल्व करेंगे, आंसर 36 ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये समझ में आएगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये खास बात है। अब सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको लेके चलेंगे न्यूट्रल वाले को, क्योंकि ये फैक्ट है। बोलता ये है कि अगर यहां से आपको NO हटाने हैं तो NO हटाया, तो क्वेश्चन पूछने का सेंस क्या है कि इसको हटा के इसको लगाना है। उसको कहने का मतलब क्या होता है कि EAN को कांस्टेंट रखना है। और उसमें क्या करते हैं, जब अपन किसी लिगेंड को हटाते हैं तो उसके हटने से कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, तो जो दूसरा आप ला रहे हो वो भी उतना लाना है कि उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस कंपनसेट हो जाए। तो बताइए कि अगर यहां से मैंने 2 न्यूट्रल NO हटाए तो कितने इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा? 6। उस 6 को पूरा करने के लिए कितने CO डालने पड़ेंगे? और 3। तो FeCO2 में 3 और CO आएंगे तो यही तो बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर उल्टा पूछे कि आप CO हटाइए और NO लगाइए, तो बताइए 2 CO हटाएंगे तो कितने NO आएंगे? आएगा ही नहीं। क्या समझ आ रही है बात? क्योंकि 2 CO के हटने से 4 इलेक्ट्रॉन का नुकसान होगा, और एक NO आएगा तो भी 4 को कंपनसेट नहीं कर सकता, और 2 NO आएगा तो भी 4 को कंपनसेट नहीं कर सकता। बट अगर ऐसा हो कि मेटल के साथ 3 CO हो और 2 NO हो और बोला अब CO हटाइए, तो अब 2 NO आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला टॉपिक है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो बस इसका शुरू का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो देख ले रहे हैं। जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, अब ये देखो जो VBT में पढ़ रहे हैं इसी से कंटिन्यू होगा CFT आगे भी। तो जो चीजें आप VBT में सॉल्व कर रहे हैं लगभग वही क्वेश्चन आपको CFT में भी मिलेंगे, लेकिन 2 अप्रोच रहेंगे आपके पास सॉल्व करने के, और कब किसका कौन सा अप्रोच लगाना वो बताएंगे अभी आपको बाद में डिटेल में। पहले समझ लेते हैं टेबल को। याद करिए, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन देखा था तो हम स्टेरिक नंबर H निकालते थे। अगर H का वैल्यू 2 आता था तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता था? sp3 आता था तो क्या होता था? sp2। 4 आता था तो क्या होता था बेटा? sp3। 5 आता था तो sp3d, और 6 आता था तो हम लोग क्या बोलते थे? sp3d2। जो काम वहां पर H कर रहा था वही काम यहां पर कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। और किस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आई होप ये निकालना आप सीख चुके हैं, कौन कितनी जगह खुद को कटवा रहा होगा। अब अगर मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉम्प्लेक्स में मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया तो उसका हाइब्रिडेशन कौन सा निकलेगा बेटा? sp। और sp हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, लीनियर होता है, और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। इसका मतलब क्या है? मेटल है, एक लिगेंड इधर से काट रहा है, एक लिगेंड इधर से काट रहा है, ऐसी बात हुई। यहां ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? 3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp2। sp2 की ज्योमेट्री हम पहले से जानते क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर में सारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं आइडियल कंडीशन में। तो मेटल को एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड इधर काटने आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आया आंसर इज sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया आंसर इज sp2। प्रॉब्लम यहां है 4, 5 और 6 में, और 4, 5, 6 में 2-2 टाइप के हाइब्रिडेशन हो जाएंगे। पहले हमने पढ़ा था कि जब स्टेरिक नंबर 4 होता तो हाइब्रिडेशन एक ही होता था, sp3। अब 2 हाइब्रिडेशन हो जाएंगे, या तो sp3 या dsp2, या sp3d या फिर dsp3, और या फिर d2sp3, ये आएंगे। सुनना, सबसे अलग ये है बस, इसमें क्या हो रहा है? d बाहर था उसको अंदर उठा के रख दो, ये इधर का उठा के इधर, d बाहर था उसको उठा के अंदर रख दो, इधर रख दो, तो ये तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये अलग है थोड़ा सा, इसीलिए इसको समझना। और मेनली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको पता भी होगा 4 और 6 पे आते हैं, और आइसोमेरिज्म भी इन्हीं के पढ़ोगे आप मेनली। अब सुने, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, कैसे आएगा वो सब कल डिस्कस करेंगे। एक हाइब्रिडेशन तो sp3 हो सकता है, जो कि हम पहले से पढ़ चुके हैं, 109.5 डिग्री का एंगल होता है। और एक अब नया हाइब्रिडेशन आपके सामने आया, dsp2। dsp2 अगर हाइब्रिडेशन होता है तो इसका ज्योमेट्री जो बनेगा वो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर कैसा? तो समझ में आना चाहिए
कि बाई चांस एक मेटल बीच में है, ये सपोज एक मेटल बीच में लिया आपने, ठीक है, और एक इस तरह का डायग्राम बनेगा, यहाँ मेटल बीच में है और एक ऐसा स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर किस पे बन रहा है, प्लेन पर। ये जो एंगल होंगे एडजेसेंट 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 एडजेसेंट, ये कितने के होंगे 90, और डायगनली ऑपोजिट जो एंगल होंगे ये कितने के होंगे 180। सिस और ट्रांस इसी से पहचानेंगे आप आगे जाके। और सुने, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम वहां पर भी बात कर रहे थे कि अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है तो कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आते हैं। तो इसमें तो कोई डी है नहीं, डी है नहीं, डी है नहीं, यहां पर एक डी है। यहां पर जो डी है वो फिक्स्ड है। कौन सा डी आएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको डायग्राम प्लेनर चाहिए। कैसा चाहिए, अब प्लेनर डायग्राम अगर बनाना है तो पहली बात, अगर आप डी जेड स्क्वायर लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, ऐसा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस बनेगा और प्लेनर होगा। तो इसीलिए वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक हो गया, एस की तो कोई दिक्कत नहीं, एस तो सारे एक्सेस पे होता है। और इसमें जो दो पी आएंगे वो भी कौन कौन से आएंगे, पी एक्स और पी वाई, वही दो पी आएंगे जो डी एक्स वाई, क्योंकि प्लेन पे बनना है। अगर मैंने पी जेड ले लिया तो परपेंडिकुलर चला जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां पर, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है तो इसका पहले पड़ा हुआ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा, sp3d। sp3d की ज्योमेट्री क्या होती थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इसमें डी जो यूज आता था वो कौन सा था, डी जेड स्क्वायर। अब मैंने बोला कि ये बाहर वाला डी उठा के अंदर रख दो तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा, dsp3। देखो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी अलग था और इनका ज्योमेट्री भी अलग था, लेकिन इनका हाइब्रिडाइजेशन भले अलग हो, ज्योमेट्री सेम है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ऐसे इनका भी होगा। इन दोनों के लिए अगर हम यहां पर बात करें, जैसे 6 लिया तो इसके दो हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे, एक तो sp3d2 और एक हाइब्रिडाइजेशन बनेगा d2sp3। दोनों में d फर्क आया, बस ऊपर बाहर और अंदर चला गया, लेकिन ज्योमेट्री सेम रहने वाली है। ज्योमेट्री विल बी स्क्वायर बाय पिरामिडल, या फिर हम बोल सकते हैं उसको ऑक्टाहेड्रल। और ये डायग्राम आपको याद भी आ रहा होगा, इसके 3 एक्सेस बताए थे आपको। तो स्क्वायर प्लेनर, सारा प्लेनर है ना, मतलब इसमें प्लेनर तो क्या मतलब सारी पोजीशन सेम है, ये बोला था। जैसे इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल होता था, इसमें मैंने बोला था कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं, सारा घुमा के दिखाया था आपको 3 एक्सिस पे। ये डायग्राम सेम होता है क्योंकि ये आइसोमेरिज्म में काम आएगी बात है ना। फेशियल और मेरिडोइनल का थोड़ा सा पॉइंट भी बताया था उस टाइम पे। तो ये डी स्क्वायर बाय सॉरी स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इसके जो दो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो वही होंगे जो पहले पढ़े थे, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सुनना एक बात, आगे जाके सिलेबस में अभी कल जब हम बात करेंगे तो 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस आप पढ़ोगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वो यहीं पे बताते हुए चल रहा हूं, सुनिएगा। यहां पर देखिए ये डी और ये डी, देखिए इसमें डी अंदर की तरफ लिखा है या बाहर की तरफ लिखा, बाहर, तो इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें डी कहां लिखा है, अंदर की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां पर डी अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहां डी कैसा है बेटा, अंदर की तरफ, क्या बोलेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या समझिएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करवाएंगे, ये सारे NH शेल के और ये N-1 शेल का है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में ये S, ये P और बाहर वाला D इस्तेमाल हुआ, S और P तो हमेशा बाहर का होगा, उसमें तो कुछ सोचना नहीं, D को देखना बस, D बाहर वाला है या D अंदर वाला है। अगर अंदर वाला D है तो क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर बाहर वाला D है तो क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इधर बताइए इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इस क्योंकि इनर और आउटर डिसाइड होता है डी से, इसमें एक में डी है लेकिन दूसरे में डी नहीं है, तो इसमें इनर आउटर नहीं बोला जाता। लेकिन फिर भी तरह तरह के एग्जामिनर मिलेंगे, सी वाले है ना, तो ध्यान रखिएगा। हाँ अभी सुने, तो यहां पर सुनो, अगर फिर भी, वैसे तो नहीं है पर फिर भी पूछ ले तो इसको क्या बोलोगे, इनर, इनर अंदर वाला डी, और इसको मजबूरी में क्या बोलोगे, आउटर। वैसे इसके लिए बोला नहीं जाता, लेकिन फिर भी अब आ ही जाए कि अब बताना ही है, ऐसा आ जाए मतलब तलवार लटक जाए अपने ऊपर, तो फिर बता देना कि इनर और आउटर, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती इसमें, है ना। इतना नोट कर ले, बाकी इसके आगे का डिस्कशन कल करेंगे। अच्छा, कल मॉड्यूल में कुछ पॉइंट है, पेज नंबर 110 लिख के आना उसको, पेज नंबर 110, मॉड्यूल नंबर 5, लाल कलर का मॉड्यूल होगा,
उसमें चैप्टर मिलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पेज नंबर 110 से शायद वीबीटी देख लेना, मतलब टॉपिक शायद 110 है, मुझे सुबह बताया था मैंने, इसलिए मेरे को याद है शायद 110 है। वहां पर इसके पॉस्टुलेट्स दिए होंगे, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच, शायद एच तक पॉइंट है, वो लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट हम लोग लिखाऊंगा नहीं मैं उसको, जब सॉल्व करेंगे तो सारे पॉइंट ऑटोमेटिक